द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है ग्रांट कार्डोन की किताब दी 10x रूल, और ये कोई जेंटल सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक तूफान है। मतलब ये सिर्फ सफलता के बारे में नहीं है, ये सफलता को एक बिल्कुल ही अलग, ऑलमोस्ट एग्रेसिव लेवल पर ले जाने के बारे में है। बिल्कुल। और आज की चर्चा का कॉन्टेक्स्ट सेट करना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ समरी नहीं देंगे, नहीं, हम हर चैप्टर के पीछे की साइकोलॉजी, इसकी जो अनअपोलोजेटिक सोच है और ऑब्सेशन यानी जुनून के कॉन्सेप्ट को कुरेदेंगे। इस किताब के विश्लेषण से ये साफ है कि ये एक रणनीति नहीं है, ये एक माइंडसेट है। हाँ, एक मानसिकता है, और शायद ये हर किसी के लिए नहीं है। तो चलिए इस किताब के 20 चैप्टर्स की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये 10x मानसिकता असल में है क्या और इसे करोड़पति लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेट्स डू इट। पहला ही चैप्टर 10x रूल क्या है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा मुझे लगा ये तो बिल्कुल क्रेजी है। अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा सेट करो और फिर उसे हासिल करने के लिए 10 गुना ज्यादा मेहनत करो। सिंपल बट ब्रूटल। हाँ, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। हम इंसान, मतलब हम सब, अपनी क्षमता को लगातार कम आंकते हैं। इसे पोटेंशियल अंडर एस्टिमेशन कहते हैं। राइट। ये नियम आपको साइकोलॉजिकली मजबूर करता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर सोचें। ये मीडियोक्रिटी यानी औसत दर्जे की सोच को सिरे से खारिज करने का एक तरीका है। और ग्रांट कार्डोन का अपना उदाहरण इसका सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। वो बताते हैं कि जब दूसरे सेल्स वाले दिन में 1 सेल्स कॉल करते थे तो वो 10 करते थे। जब उन्होंने रियल एस्टेट में कदम रखा तो जहां लोग 10 प्रॉपर्टीज देखते थे उन्होंने 100 देखी। 100। वो कहते हैं मैसिव एक्शन ही उनकी सफलता का अकेला सबसे बड़ा कारण था। और यही मैसिव एक्शन हमें सीधे चैप्टर 2 पर ले जाता है। 10x रूल क्यों जरूरी है? हाँ, क्यों? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हम सब एक साइकोलॉजिकल बायस के शिकार हैं, जिसे प्लानिंग फैलेसी कहते हैं। अच्छा। मतलब हम किसी भी काम के लिए लगने वाले समय, ऊर्जा और पैसे को हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, कम आंकते हैं। कार्डोन का अपना एक्सपीरियंस भी तो यही कहता है ना? बिल्कुल। उनका पहला बिजनेस उन्होंने सोचा था कि 3 महीने में सफल हो जाएगा। हाँ, और उसे लगे 3 साल। 3 साल मतलब 12 गुना ज्यादा टाइम। ये बात सोचने वाली है कि जब आप मेहनत को कम आंकते हैं तो आपका दिमाग पहली मुश्किल आते ही छोड़ दो का सिग्नल देने लगता है। एग्जैक्टली। सही अंदाजा आपको मानसिक रूप से उस लंबी लड़ाई के लिए तैयार रखता है। तो प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि कभी भी लक्ष्य को कम न करें, हमेशा अपने एक्शंस को बढ़ाएं। बाजार आपकी बातों या प्लान को नहीं, आपके एक्शंस को महसूस करता है। हाँ, जब आप मैसिव एक्शन लेते हैं तो एक बाजार जो पहले आपको नजरअंदाज कर रहा था, अचानक बूम आपकी तरफ ध्यान देने लगता है। ठीक है, तो एक्शन बढ़ाना है, पर किस लिए? ये हमें चैप्टर 3 पर लाता है। हाँ। सफलता क्या है? क्या ये सिर्फ पैसा है? कार्डोन के नजरिए से बिल्कुल नहीं। वो सफलता को एक जरूरत मानते हैं, कोई इच्छा नहीं। इंटरेस्टिंग। उनका तर्क है कि सफलता आपको कॉन्फिडेंस देती है, सिक्योरिटी, और सबसे बढ़कर दूसरों की मदद करने की एबिलिटी। उनके लिए ये एक व्यक्ति, परिवार और समाज के जीवित रहने के लिए जरूरी है। ये एक नैतिक मुद्दा है। और इसी नैतिक मुद्दे पर कार्डोन में पूरा चैप्टर 4 लिखा है। सफलता आपका कर्तव्य है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। बहुत पावरफुल। सफलता को एक ऑप्शन की तरह नहीं, बल्कि एक ड्यूटी, एक ऑब्लिगेशन की तरह देखना। इसके पीछे की साइकोलॉजी कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी के सिद्धांत से जुड़ी है। हाँ। जब आप किसी चीज को अपना कर्तव्य मान लेते हैं तो आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं। राइट। कार्डोन की जिंदगी में 2 ऐसे मोड़ आए। एक 25 की उम्र में जब वो नशे की लत में थे, और दूसरा 50 की उम्र में इकोनॉमिक क्रैश के दौरान। हाँ। दोनों बार उन्हें एहसास हुआ कि सफल होना उनका नैतिक कर्तव्य है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार और कर्मचारियों के लिए भी। करोड़पति लोगों की सोच भी कुछ ऐसी ही होती है। वो खुद से ये झूठ नहीं बोलते कि मुझे बस कंफर्टेबल होना नहीं। वो मानते हैं कि अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना उनकी जिम्मेदारी है। उनके लिए एवरेज रहना वो एक तरह से अनैतिक है। और इसी सोच से चैप्टर 5 निकलता है। सफलता की कोई कमी नहीं है,
ये उस मिथ को तोड़ता है कि अगर कोई एक सफल होता है तो दूसरे के लिए अवसर कम हो जाते हैं। स्कार्सिटी मेंटालिटी। हाँ, ये एक कमी वाली मानसिकता है। एग्जैक्टली और ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे फ्रैंकली राजनेता और मीडिया अक्सर बढ़ावा देते हैं ताकि लोग डरा हुआ महसूस करें। बिल्कुल। असल में सफलता तो असीमित है। मतलब गूगल की सफलता ने फेसबुक को नहीं रोका और फेसबुक की सफलता ने टिकटॉक को नहीं रोका। सही बात है। सही कहा। वॉरेन बफेट की सफलता किसी और की सफलता को सीमित नहीं करती। जब आप दूसरों की सफलता को अपने लिए एक संभावना के रूप में देखते हैं तो आप अपने लिए और रास्ते खोलते हैं। आप कंपटीशन से निकलकर क्रिएशन की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही एग्रेसिव चैप्टर पर, चैप्टर 6, हर चीज का नियंत्रण अपने हाथ में लें। हाँ, ये बहुतों को अनकंफर्टेबल कर सकता है। ये विक्टिम मेंटालिटी को पूरी तरह से खारिज करता है। चीजें मेरे साथ होती हैं से चीजें मेरी वजह से होती हैं कि सोच अपनाना। कार्डोन यहाँ एक बहुत ही रेडिकल, मतलब बिल्कुल चरम पर एक उदाहरण देते हैं। कौन सा? वो कहते हैं कि अगर कोई आपकी कार को पीछे से टक्कर मारता है तो भी आप विक्टिम नहीं हैं। एक मिनट, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? इसमें अपनी क्या गलती है? बिल्कुल, और यही इस सोच का सार है। ये गलती के बारे में नहीं है, ये एजेंसी या नियंत्रण वापस लेने के बारे में है। अच्छा। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है जो आपको हर स्थिति में प्रोएक्टिव बनाता है, रिएक्टिव नहीं। सफल लोग समस्याओं के लिए दूसरों को दोष नहीं देते, वे समाधान खोजने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, जिससे वे भविष्य में ऐसी स्थितियों से बच सकें। जब तक कोई व्यक्ति विक्टिम बना रहता है, उसके पास सिर्फ समस्याएं होती हैं, समाधान नहीं। समाधान नहीं। ओके, आई सी द पॉइंट। तो एक बार जब आपने ये नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया तो अगला सवाल है, करना क्या है? चैप्टर 7 बताता है एक्शन की 4 डिग्रियां। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहली डिग्री है कुछ न करना, दूसरी है पीछे हटना यानी हार मान लेना, ठीक है। तीसरी और सबसे खतरनाक है सामान्य स्तर की कार्रवाई, जहां ज्यादातर दुनिया रहती है, और चौथी है मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन। सामान्य स्तर खतरनाक क्यों है? ज्यादातर लोग तो वही करते हैं। यही तो साइकोलॉजिकल ट्रैप है। लोग सुरक्षित महसूस करने के लिए सामान्य को चुनते हैं, लेकिन सामान्य एक्शन अप्रत्याशित घटनाओं जैसे मंदी, कोई दुर्घटना या महामारी का सामना नहीं कर सकता। राइट। केवल मैसिव एक्शन ही आपको सफलता की गारंटी देता है, बल्कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई नई समस्याएं पैदा करती है, जो प्रगति का संकेत है। और इसी से जुड़ा है चैप्टर 8, औसत एक असफल फॉर्मूला है। एवरेज इज अ फेलिंग फॉर्मूला। औसत सोच, औसत एक्शन, औसत जिंदगी। कार्डोन कहते हैं ये तबाही का नुस्खा है। क्यों? क्योंकि औसत का मतलब है कि आप बाजार की दया पर जी रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था में थोड़ी भी उथल पुथल होती है तो सबसे पहले औसत लोग ही डूबते हैं। मतलब एवरेज अज्यूम्स स्टेबिलिटी। एग्जैक्टली। और ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण स्टारबक्स के हावर्ड शोल्ट्स का है। 2008 की मंदी में जब सब सीईओज खर्च कम कर रहे थे, वो देश भर में घूमकर ग्राहकों से मिल रहे थे। ये औसत से कहीं ज्यादा था। उन्होंने अपने बिजनेस को बचाने के लिए मैसिव एक्शन लिया। तो अगर औसत एक असफल फॉर्मूला है तो इसका हल क्या है? चैप्टर 9, 10x लक्ष्य। हाँ, लक्ष्य इतने बड़े सेट करो जो अवास्तविक लगें। छोटे यथार्थवादी लक्ष्य आपको प्रेरित नहीं करते। लेकिन अवास्तविक लक्ष्य सेट करने का क्या फायदा अगर वो पूरे ही ना हो? ये तो डिमोटिवेटिंग हो सकता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। साइकोलॉजी ये है कि बड़े लक्ष्य आपको बड़ा सोचने और बड़ा एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। अगर आपका लक्ष्य 10 लाख कमाना है तो आप एक तरह से सोचेंगे, और अगर लक्ष्य 10 करोड़ का है तो आपका दिमाग पूरी तरह से अलग समाधान और रणनीतियां सोचेगा। कार्डोन अपनी तकनीक बताते हैं। अपने लक्ष्यों को हर दिन सुबह और रात में लिखें। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन पर काम करता रहता है। और जब लक्ष्य इतने बड़े हों तो कंपटीशन का क्या? चैप्टर 10 कहता है प्रतिस्पर्धा कायरों के लिए है। ये एक और चौंकाने वाला विचार है। कार्डोन के लिए कंपटीशन का मतलब है कि आप किसी और के बनाए नियमों से खेल रहे हैं। वो कहते हैं कम्पीट ना करें, डोमिनेट करें, हावी हों। हाँ, और हावी होने का तरीका है वो करें जो दूसरे करने से मना करते हैं। इसे वो ओनली प्रैक्टिसेस कहते हैं। सिर्फ आप ही वो काम कर रहे हैं। इससे आप एक अनफेयर एडवांटेज बनाते हैं। इसका कोई उदाहरण है? बिल्कुल। उनका सोशल मीडिया का उदाहरण सबसे अच्छा है। जब लोग दिन में 2 बार पोस्ट कर रहे थे, उन्होंने हर
30 मिनट में ट्वीट करना शुरू कर दिया। दिन में 48 बार? दिन में 48 बार। लोगों ने कहा ये पागलपन है। नतीजा, शिकायतें नहीं बल्कि प्रशंसा मिली। वो अपने स्पेस पर हावी हो गए। ये हावी होने की मानसिकता आपको चैप्टर 11 में ले जाती है, मध्यम वर्ग से बाहर निकलना। हाँ, यहाँ मध्यम वर्ग एक इनकम लेवल नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। बस काफी है कि सोच एक जाल है। वो लोगों पर नहीं, उस मानसिकता पर हमला कर रहे हैं। द मिडिल क्लास स्क्वीज एक असलियत है, जहां वेतन महंगाई के साथ नहीं बढ़ता और सारी संपत्ति कर्ज और घर पर आधारित होती है। मतलब फ्रिजिलिटी। एग्जैक्टली। ये बस काफी है वाली मानसिकता आपको हमेशा असुरक्षित रखती है। उन्होंने अपने एक क्लाइंट का उदाहरण दिया जिसे महीने के अंत में $10,000 चाहिए थे और वो संडे को फुटबॉल देख रहा था। हाँ। कार्डोन का जवाब था, तुम्हें $1,00,000 चाहिए, $10,000 नहीं, और खेल बंद करो। दैट्स द 10x शिफ्ट। इस बदलाव के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो आती है चैप्टर 12 से। जुनून एक बीमारी नहीं, एक उपहार है। महानता जुनून के बिना असंभव है। लेकिन ऑब्सेशन यानी जुनून को तो समाज में अक्सर एक बुरी चीज माना जाता है। और यही कार्डोन इस शब्द को एक नई परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों को देखो, वे स्वाभाविक रूप से जुनूनी होते हैं, समाज इस जुनून को दबा देता है। सही बात है। साइकोलॉजिकल इंसाइट ये है कि हमें उस स्वाभाविक जुनून को फिर से जगाना है और अपने लक्ष्यों की ओर निर्देशित करना है। महानता किसी न किसी चीज के प्रति दीवानगी का ही नतीजा है। और जब आप इतने जुनूनी हो तो चैप्टर 13 कहता है ऑल इन जाएं और ज्यादा वादा करें। हाँ, ये अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर की पुरानी कहावत को पूरी तरह से खारिज करता है। नया नियम है, ओवर कमिट एंड ओवर डिलीवर। जब आप बड़ा वादा करते हैं तो आप खुद को उस स्तर पर परफॉर्म करने के लिए मजबूर करते हैं। ये आपको सुरक्षित खेलने से रोकता है। लेकिन इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क है, अगर डिलीवर नहीं कर पाए तो। बिल्कुल है, और यही 10x मानसिकता है। ये सुरक्षा के बारे में नहीं है। किताब में एक सर्वे का जिक्र है जहां 63% सेल्स लोकेशंस ने ग्राहक को खरीदने का प्रस्ताव तक नहीं दिया। वाव। वे ऑल इन जाने से डर रहे थे। 1 करोड़पति हर अवसर पर ऑल इन जाता है। अब मान लीजिए हालात मुश्किल हो जाते हैं, जैसे मंदी। चैप्टर 14 कहता है विस्तार करें, कभी सिकुड़े नहीं। हाँ, ये सुनने में उल्टा लग सकता है। जब सब लोग डर कर पीछे हट रहे हों तब आपको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वहीं अवसर छिपा है। जब दूसरे विज्ञापन बंद कर देते हैं, आपका विज्ञापन ज्यादा देखा जाता है। जब दूसरे कर्मचारी निकाल रहे होते हैं, आपको सबसे अच्छा टैलेंट मिलता है। कार्डोन ने 2008 में यही किया था। उन्होंने अपनी सैलरी काट दी, लेकिन प्रमोशन खर्च या कर्मचारियों में कोई कटौती नहीं की। वो कहते हैं, मैं विस्तार करते हुए मरना पसंद करूंगा, सिकुड़ते हुए नहीं। तो आप विस्तार कर रहे हैं, गति बन रही है। अब क्या? चैप्टर 15 जगह को जला दो। बर्न द प्लेस डाउन। इसका क्या मतलब है? मतलब जब आपको थोड़ी सफलता मिलने लगे तो रुके नहीं, आग में और लकड़ी डालें, मोमेंटम बनाए रखें। यहाँ ओवर एक्सपोजर के डर को खारिज किया गया है। राइट। लोग डरते हैं कि वो ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ, कार्डोन कहते हैं कि असली समस्या ऑब्स्क्योरिटी यानी गुमनामी है, ओवर एक्सपोजर नहीं। क्या कोका कोला या गूगल कभी ओवर एक्सपोज्ड हुए हैं? कभी नहीं। नहीं। सलाह ये है कि तब तक काम करते रहो जब तक आपकी आग इतनी बड़ी ना हो जाए कि कोई उसे बुझा न सके। लेकिन इस तरह के एक्शन से डर भी लगता है, जो हमें चैप्टर 16 पर लाता है। डर एक महान संकेतक है। हाँ, कार्डोन कहते हैं डर बुरा नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नया कर रहे हैं। Fear equals to false events appearing real. एग्जैक्टली। हम डर को समय देकर उसे बड़ा बनाते हैं। समाधान, तुरंत एक्शन लें। इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे करें? जिस चीज से डर लगे उसे तुरंत करें। क्लाइंट को कॉल करने से डर लग रहा है, तुरंत कॉल करें। हाँ, डर आपका जीपीएस है जो बताता है कि आपको कहाँ जाना है। इतना सारा एक्शन, तो समय कहाँ से आएगा? चैप्टर 17 समय प्रबंधन के मिथक को तोड़ता है। हाँ, ये समय को मैनेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रायोरिटीज को कंट्रोल करने के बारे में है। वर्क लाइफ बैलेंस एक मिथ है। हर किसी के पास हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। सफल लोग उस समय में ज्यादा काम करके प्रभावी रूप से ज्यादा समय बनाते हैं। कार्डोन ने अपनी बेटी के जन्म का उदाहरण दिया। उन्होंने काम कम नहीं किया, बेटी सफलता के लिए एक और कारण बन गई, बहाना नहीं। और जब आप इतने विजिबल हो जाते हैं, तब आता है चैप्टर 18, आलोचना सफलता का संकेत है। हाँ, ये तो होता ही है। जब आप 10x एक्शन लेंगे तो आपको ध्यान मिलेगा, और ध्यान के साथ आलोचना भी आएगी। लेकिन आलोचना तो डिमोटिवेट करती है।
इसे एक पॉजिटिव साइन के रूप में देखें। इसका मतलब है कि आप कुछ सही कर रहे हैं और लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। कार्डॉन कहते हैं, आलोचना प्रशंसा से पहले आती है। राइट। जब उनकी किताब बेस्ट सेलर बनी तो प्रतियोगियों ने उनकी बहुत आलोचना की। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और सफल होते रहे। ये मानसिकता एक और विवादास्पद चैप्टर की तरफ ले जाती है। चैप्टर 19, ग्राहक संतुष्टि गलत लक्ष्य है। हाँ ये तो बिजनेस के हर नियम के खिलाफ है। हाँ, और उनका तर्क सीधा और क्रूर है। आप उस ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर सकते जो आपका ग्राहक है ही नहीं। मतलब सबसे पहले ग्राहक बनाएं, कस्टमर एक्विजिशन पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी सबसे बड़ी समस्या एक नाखुश ग्राहक नहीं है, बल्कि एक गैर ग्राहक है। तो प्रैक्टिकल सलाह क्या है? उन लोगों का सर्वे करें जिन्होंने आपसे नहीं खरीदा, ये जानने के लिए कि असली समस्या कहाँ है। ज्यादातर कंपनियां खराब प्रोडक्ट की वजह से नहीं, बल्कि पर्याप्त ग्राहक न बना पाने की वजह से असफल होती हैं। और इस अधिग्रहण का अंतिम लक्ष्य है चैप्टर 20, सर्वव्यापकता, ओमनी प्रेजेंस। हाँ, आपका लक्ष्य हर जगह हर समय मौजूद रहना होना चाहिए। आपका नाम, आपका ब्रांड। ऐसा क्यों? इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जिन चीजों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वे हर जगह उपलब्ध हैं, जैसे गूगल, कोका कोला। आपको अपने क्षेत्र में वही बनना है। कार्डोन का लक्ष्य 6 अरब लोगों तक पहुंचना है। बिल्कुल। जब आलोचकों ने उन पे हमला किया तो उन्होंने सैकड़ों वीडियो, इंटरव्यू और सोशल मीडिया पोस्ट के साथ एक ओमनी प्रेजेंस अभियान चलाया। उनकी पत्नी ने उन्हें याद दिलाया, सबसे अच्छा बदला बड़े पैमाने पर सफलता है। तो आज की इस गहन चर्चा का सार क्या है? हमने 20 चैप्टर्स देखे जो सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली और मानसिकता का वर्णन करते हैं। सही। एवरेज इज अ फेलिंग फॉर्मूला, सक्सेस इज योर ड्यूटी, कंपटीशन इज फॉर सिसीज। बिल्कुल। और अंतिम विचार ये है कि ये 10x मानसिकता हर किसी के लिए नहीं है। ये आरामदायक नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो मीडियोक्रिटी से संतुष्ट नहीं है और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए जुनूनी है। ये उन लोगों के लिए है जो अवास्तविक कहलाने से नहीं डरते। बिल्कुल। और लिसनर्स के लिए एक आखिरी सवाल, सोचिए आपकी जिंदगी का कौन सा ऐसा एरिया है जहां आप सामान्य या औसत सोच के साथ काम कर रहे हैं, और क्या होगा अगर आप सिर्फ उस एक एरिया में 10x रूल लागू करें? क्या आप उस डर और बेचैनी को अपनाने के लिए तैयार हैं जो बड़े पैमाने पर कार्रवाई के साथ आती है?